Assalamualaikum everyone, this is Nadia Sarwat. Welcome to the 6th lecture of isomerism. Today we will discuss about the conformational isomerism. So let's have a look on today's lecture. तो conformational isomerism हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर इंटर कन्वर्ट करवाते हैं बाय द रोटेशन अबाउट इट सिंगल बॉन्ड। तो इस रोटेशन की वजह से जो हमारे पास आइसोमर बनता है हम उसको नाम देते हैं कन्फॉर्मर का, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ज़्यादातर अल्केन्स के अंदर पाया जाता है क्योंकि अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो फ्री रोटेशन करवाता है। तो उस फ्री रोटेशन की वजह से के बाइस हम जब एक एटम को फिक्स करके दूसरे एटम को रोटेट करवाते हैं तो उसके नतीजे में जो नया आइसोमर हमारे पास बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कन्फॉर्मर है। जैसे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएंगी ड्यू टू द रोटेशन अबाउट इट सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम कहेंगे कि ये डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस हैं और इन कन्फॉर्मेशंस ये कन्फॉर्मेशंस लोकल मिनिमम एनर्जी की तरफ, एनर्जी सरफेस की तरफ कॉरेस्पॉन्ड करी होंगी, तो हम इसको कहेंगे कि ये कन्फॉर्मर्स हैं। ऐसी कन्फॉर्मेशंस जो कि लोकल मिनिमम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के दरमियान में एज अ ट्रांजिशन स्टेट्स मौजूद हो, उनको वो एनर्जी सरफेस के ऊपर लोकल मैक्सिमा को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होंगी। अब हमारे पास है कि रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या चीज़ है। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के दरमियान जब हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर इंटर कन्वर्ट करवाते हैं तो उसके वो होता है ड्यू टू द रोटेशन अबाउट इट सिंगल बॉन्ड जो इन्वॉल्व कर रहा होता है रोटेशनल एनर्जी बैरियर को। मीन्स टू से कि एक कन्फॉर्मर को जब हम दूसरे कन्फॉर्मर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन्वॉल्व होता है। जब ये एनर्जी बैरियर जो होगा वो कम होगा तो ज़्यादा फ्री रोटेशन होगी। उस ज़्यादा फ्री रोटेशन की वजह से जो सैंपल या कन्फॉर्मर हमारे पास मौजूद है वो रिपीटली क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना देंगे। मींस कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे उसके मल्टीपल कन्फॉर्मर्स। जब एनर्जी बैरियर जो होगा, रोटेशनल एनर्जी बैरियर ये ज़्यादा होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या होगा कि एक स्टेबल रोटेशनल आइसोमर हमारे पास बनेगा जो ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, उसको हम रोटामर भी कहते हैं। और ये रोटामर एक ऐसा आइसोमर होता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, रिस्ट्रिक्टेड हिंड्रेड रोटेशंस की वजह से वजूद में आता है। रिस्ट्रिक्टेड हिंड्रेड रोटेशन जो होगी वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड होगी। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की दूसरी क्लासेस से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, दूसरा बॉन्ड बन रहा होता है। मींस कि इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड रिफॉर्मिंग ऑफ अ बॉन्ड, जबकि दूसरी क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो एल और डी या आर और एस कन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो डिफरेंट हेडेडनेस शो कर रही होती हैं। मींस कि वो लेफ़्ट हैंडेड रोटेशन भी शो कर सकती हैं और राइट हैंडेड रोटेशंस भी शो कर सकती हैं, और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। जब इनको हम सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो कायरल एटम मौजूद होता है या कायरल कार्बन मौजूद होता है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं उनके हम बॉन्ड को ब्रेक करके एक दूसरा बॉन्ड बनाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये कन्फॉर्मर्स आते हैं। ठीक है,
मीन्स कि एक कायरल एटम के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, बॉन्ड बनाकर अटैच है, उस बॉन्ड को हम ब्रेक करके उसी तरह का दूसरा बॉन्ड बनाएंगे, बट उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो आइसोमर्स आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कन्फॉर्मर्स है। और ये कन्फॉर्मर्स ज्योमेट्रिक आइसोमर्स से भी डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनके अंदर पाई कंपोनेंट मौजूद होता है। पाई कंपोनेंट डबल बॉन्ड की वजह से होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है, जबकि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो फ्री रोटेशन शो करता है। अब हम देख लेते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस को। कन्फर्मेशनल एनालिसिस हम इसको कहते हैं कि जब हम डिफरेंट कन्फॉर्मर्स के दरमियान में इनर्जेटिक्स को स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम कहते हैं कि ये कन्फर्मेशनल एनालिसिस है। और ये कन्फर्मेशनल एनालिसिस हम डिफरेंट आइसोमर्स की स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं डिफरेंट आइसोमर्स की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि हम स्पेशियल ओरिएंटेशन और स्पेशियल इंटरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को स्टडी करते हैं, इसी तरह से हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन कर रहे होते हैं प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी को और रिएक्शन के मैकेनिज़्म को और रेट्स को। ठीक है, और कन्फर्मेशन एनालिसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेशनल और स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन के अंदर भी। अब हम देख लेते हैं कि कन्फर्मेशंस की कितनी टाइप्स है। तो कन्फर्मेशंस की दो टाइप्स हैं, एक है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और दूसरी है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है कि कार्बन एटम्स जो होते हैं वो एक आपस में अलाइन हो जाते हैं, और उनकी अलाइनमेंट की वजह से हाइड्रोजन जो होंगी वो भी लाइंड अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। और जबकि स्टेगर्ड कन्फर्मेशन हमारे पास तब आती है जब एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक कन्फॉर्मर के अंदर तमाम एटम्स जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से वजूद में आते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर कन्फॉर्मर्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करता है। तो ये है इसकी प्रोपेन की स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि एटम्स जो होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होंगे। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर तमाम एटम्स इक्वली स्पेस्ड हैं। और ये है इसकी प्रोपेन की इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इसके अंदर कार्बन एटम्स अलाइंड हैं और उसके साथ हाइड्रोजन भी लाइंड अप हो चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कि स्टेगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन के दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस इन दोनों कन्फर्मेशंस के दरमियान ये है कि स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कम होती है, जबकि इक्लिप्स कन्फर्मेशन के केस में हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो स्टेगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन के दरमियान में मेन डिफरेंस हमारे पास ये है कि स्टेगर्ड जो होगा वो प्रोसेस करेगा लोअर पोटेंशियल एनर्जी को, जबकि इक्लिप्स के केस में इसके पास मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। ये हम देख लेते हैं इथेन की कन्फर्मेशंस। इथेन की ये है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन, इसमें इसके पास लोअर पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि दिस वन इज़ अ एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड इसके पास 2.9 मीन्स कि 3 के राउंड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो हमने पढ़ा था कि स्टेगर्ड कन्फर्मेशन वो होती है जिसमें तमाम एटम्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे एटम्स इक्वली स्पेस्ड हैं, जबकि इन केस ऑफ इक्लिप्स कन्फर्मेशन हमने पढ़ा था कि कार्बन एटम अलाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो होंगे वो भी लाइंड अप हो जाएंगे। सो यू कैन सी हियर। अब हम देख लेते हैं कि इथेन की कन्फर्मेशन किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को कोरेस्पॉन्ड कर रही होती हैं। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी एक्लिप्स के केस में मैक्सिमम होती है। तो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक्लिप्स का इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है इसकी एनर्जी मैक्सिमम है,
जबकि जब हम इसके अंदर 60 डिग्री की रोटेशन करवाएंगे, इसके बाद हमारे पास ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आ जाएगी और इसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम है, यू कैन सी हियर। और इसके बाद जब स्टैगर्ड के बाद हम फिर से एक रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन हमारे पास आ जाएगी और ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन की एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। इसके बाद जब दोबारा से हम रोटेशन करवाएंगे मज़ीद 60 डिग्री की, तो फिर से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमारे पास आएगी और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी फिर से मिनिमम होगी। ठीक है, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी है वो कम होगी, जबकि एक्लिप्स के केस में हमारे पास 3 किलो जूल पर मोल एनर्जी मौजूद है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि कौन सी कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो कन्फर्मेशन हमारे पास वो ज़्यादा स्टेबल होगी जिसकी एनर्जी जो है वो कम है। तो हमने पहले भी एक बार पढ़ा था किसी एक लेक्चर के अंदर कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है तब स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो जब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, सो स्टेबल कन्फर्मेशन इज़ मोर स्टेबल एज़ कंपेयर टू एक्लिप्स्ड वन। वो किस वजह से? क्योंकि एक्लिप्स के केस में स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर तमाम एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास क्लोज़र आना चाहते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर स्टेरिक स्ट्रेन जो होगा मॉलिक्यूल के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये लेस स्टेबल होगा एज़ कंपेयर टू स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। सो नतीजा हमारे पास ये निकला है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। क्योंकि इसके पास लेस पोटेंशियल एनर्जी होती है एज़ कंपेयर टू एक्लिप्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेस्ट ऑफ लक इन अल्लाह हाफिज़।